प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अंतर्गत देखें तो जो हिंदी भाषा है उस पर किस तरह से किन भाषाओं का प्रभाव रहा उस चीज़ का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन में हम लोगों ने देखा कि संस्कृत ने अपना प्रभाव रखा, पाली ने अपना प्रभाव रखा, प्राकृत ने अपना रखा, अपभ्रंश ने अपना रखा। इसी के चलते हम लोगों ने जो है अपभ्रंश के जो कला पक्ष है उसको पढ़ रहे थे। तो उस पे कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो अपभ्रंश पर उसका किस तरह का प्रभाव रहा, तो काव्य रूप के रूप में, उसके काव्य छंद के रूप में, काव्य रूढ़ियों के रूप में और भाषा के रूप में। तो इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा। और भाषा का जिक्र करें तो बताया गया कि उस समय की जो भाषा एक तरह से डिंगल जो राजस्थानी साहित्य जिसमें रचा गया, तो उसी को लेकर के और उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सभी भाषाओं ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो प्रभाव है वो हिंदी भाषा के ऊपर रखा। और उसी के चलते हमारा जो बिंदु था आदिकाल, और आदिकाल को लेकर के उसकी जो आरंभिक पृष्ठभूमि थी उस आदिकाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो इस साहित्य का इतिहास जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है अपना आदिकाल से। हालांकि देखा जाए तो जैसे जैसे समय धीरे धीरे परिवर्तन होगा, समय में वृद्धि होगी, उसमें परिवर्तन और परिवर्तन दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलेंगी। उन दोनों चीजों के दौरान जिस तरह से शुरुआती जो समय है जो अपना आदिकाल कहलाया, तो आदिकाल के बाद मध्यकाल आ गया, मध्यकाल के बाद रीतिकाल आ गया, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, और उस आधुनिक काल आज भी हम लोग उनका अध्ययन कर रहे हैं गद्य काल के रूप में। तो इस आदिकाल की काल को लेकर के जो अलग अलग विद्वानों ने, हम हालांकि पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, किंतु आज का जो अपना बिंदु है वो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, और वीरगाथा काल के साथ साथ इस आदिकाल की परिस्थितियां, तो इनकी उस समय की जो परिस्थितियां रही तो उन परिस्थितियों के दौरान कैसा साहित्य सर्जन हुआ, किस तरह का साहित्य रहा, उसमें किस तरह के विद्वान रहे, उन विद्वानों की कैसी रचनाएं रही, उन विद्वानों ने उसे किस नाम से संबोधित किया, उसके साथ साथ संबोधन के साथ साथ उस समय ये कैसी प्रवृत्तियां रही। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उन चीजों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो परिस्थितियां तो कोई भी साहित्य हो, हालांकि साहित्य समाज का दर्पण, जैसे बताया जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है। और उस समय मुख्य रूप से देखें तो पांच छह प्रकार की जो परिस्थितियां वो देखने को मिलती हैं। हम लोग उसमें राजनीतिक परिस्थितियों को देख सकते हैं, उस समय की जो राज व्यवस्था हुआ करती कैसी थी, उसकी हम सामाजिक परिस्थितियों को देख सकते हैं कि समाज और संस्कृति किस प्रकार से रही, उसकी हम धार्मिक प्रवृत्तियों को देख सकते हैं कि उस समय धर्मपरायण लोग किस तरह से, जो साधु संत कवि महात्मा या जो समाज था वो किस तरह से था। तो इस चीज को लेकर के उसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं कि लोगों के पास से किस तरह के स्वरोजगार या किस तरह की जो शासन व्यवस्था के दौरान रोजगार की जो व्यवस्था थी, तो आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं या साहित्यिक जो मूल परिस्थिति जो साहित्यिक परिस्थितियां, तो उस समय किस तरह का साहित्य सर्जन हुआ करता था, और जो जैसे प्रत्येक समय में अलग अलग जो कवि हुए कह सकते हैं हम लोग, या दरबारी कवि कह सकते हैं, या माफ करना, आदिकालीन जो चारण कवियों की जो रचनाएं हुई, या आदिकाल के दौरान जो विद्वान हुए, उन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार प्रत्येक उस एक ही काल को लेकर के अलग अलग जो कह सकते हैं कि उसका नामकरण कर दिया, उसकी समय अवधि को उन्होंने अपने अनुसार बताया। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो उसमें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम ही हिंदी भाषा को लेकर के, उसकी जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कह सकते हैं, उसका उद्भव और विकास कह सकते हैं, उसकी व्याकरण कह सकते हैं, उसका काव्य शास्त्र कह सकते हैं, और उसके साथ साथ उस दौरान उसका जो साहित्य का जो इतिहास रहा है, तो उस इतिहास का अपना कितना भाग रहा है। ठीक है, तो इतिहास अर्थात प्राचीन समय में बीता हुआ जो कल,
प्राचीन समय का बीता हुआ जो कल है, और उस बीते हुए कल के अंदर हमारा जो साहित्य था, उस साहित्य की रूपरेखा कैसी थी, तो इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इस अध्ययन में बताया जाता है कि आदिकालीन जो साहित्य था वो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के दौरान सभी जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने अपने अपने नाम दे दिए, इनको अपने अपने नाम दे दिए, और उस समय के विद्वानों ने अपनी अपनी सीमा अवधि रख दी इसकी, और सीमा अवधि रखने के बाद अब उसकी जो परिस्थितियां आएंगी अपनी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, तो इन चीजों का हमें बाद में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा उनके बारे में आदिकाल का जो परिचय, आदिकाल के परिचय की खातिर बताया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास क्रम है वो आदिकाल से प्रारंभ माना जाता है, कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआती समय सीमा है वो उसकी समय सीमा आदिकाल से जोड़ते हैं। उसका आदिकाल का जो प्रारंभ है या इसके साहित्य के इतिहास का जो विकास क्रम है, किस तरह से, जिस तरह से उसने वृद्धि की और किस तरह से इसका विकास क्रम चलता रहा, तो उस समय के जो विद्वान है, उन विद्वानों ने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ बताया जाता है कि उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के ही कोई भी चीज हो समाज के अंदर, अगर कोई चीज घटित हो रही है और उस घटित के साथ साथ अगर कुछ लोग उससे वंचित रहते हैं, तो उस वंचित रहने वाले लोगों के लिए एक जो कवि है वो प्रेरणा स्रोत बनकर के सामने आएगा, क्योंकि वो जो कवि है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से उन लोगों का मार्गदर्शन करेगा, समाज को अवगत करवाएगा कि अमुक जो वस्तु है, उस अमुक वस्तु के लिए आप लोग भी इसके हकदार हैं, ठीक है, आप लोग इसके हकदार हैं और हमें इसके प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। तो उन चीजों का जो वास्तविक कह सकते हैं कि जो रूप हमारे सामने लेके आएगा, वो एक साहित्यकार होगा या एक कवि होगा। वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास करेगा, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को वो अवगत कराएगा उन वस्तुओं से या उन चीजों से, उन परिस्थितियों से, कि हमें वास्तविकता इसमें क्या है और कितना किसमें काल्पनिकता है। तो इस चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे आज। इसके साथ साथ बताया कि जैसे कि आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा गया, अब बताया जाता है कि सर्वप्रथम जो हिंदी है, और हिंदी के अंदर जो एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इस आदिकाल को चारण काल से संबोधन कर दिया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चारण है, चारण अपने आप में एक जाति, एक भाट जाति हुआ करती थी, और इनकी बाहुल्यता अधिक थी, और प्राचीन समय के अंदर जो लेखन का काम किया करते थे द्वात और शाही के माध्यम से, या कह सकते हैं कि एक तरह का जो रिकॉर्ड रखा करते थे, ये कह सकते हैं कि उस जैसे उस काल का जो रिकॉर्ड रखा करते थे, ये जो चारण जाति के भाट हुआ करते थे, और उनके पास जो लेखन का कार्य ये कह सकते हैं, और उनके पास ये जो इतिहास के जो अध्यायों में अभी भी हम लोग उन्हीं के माध्यम से उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने इसको चारण काल के नाम से संबोधित कर दिया, आदिकाल को। उसके बाद इसके पश्चात जो मिस्र बंधु आए। मिस्र बंधुओं का मतलब है मिस्र जाति के जो लोग थे, और मिस्र बंधुओं ने इस साहित्य को, इस आदिकाल को रासो काव्य के नाम से संबोधित कर दिया। अधिकांश होता क्या था कि आदिकाल के अंदर युद्ध प्रसंग, प्रेम प्रसंग वगैरह लेकर के, या कह सकते हैं कि युद्ध कौशल को लेकर के, कोई संधि समझौते लेकर के, या किसी के व्यक्तित्व को लेकर के, किसी की राज व्यवस्था को लेकर के, तो इन सब चीजों के बारे में जो रचनाएं की जाती थी, तो ये रचनाएं अपने आप में क्या है कि रासो काव्य कहलाती थी। उसकी रासो एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, उसके साहित्य को लेकर के, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो उसमें सम्मिलित थी। फिर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना बिंदु है आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया।
इस काल की समय अवधि उन्होंने अपने अनुसार 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत के अनुसार रखी। अब इनका मानना ये था कि आदिकाल जो है वो अपने आप में वीर गाथा काल है, वीरों की गाथाओं का जो वर्णन है वो उसमें देखने को मिलता है। तो और उनकी उनसे जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी की सारी परिस्थितियां इसमें मिली हुई हैं। इसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने एक तरह से इसको समझौते का संधि काल कह दिया, और संधि काल कहने के साथ साथ उन्होंने इसको चारण काल के नाम से भी पुकारा। तो इन्होंने इसके लिए अपनी परिभाषा दी। हालांकि शुरुआती जो दो काल रहे इनके, आदिकाल और मध्यकाल, उसमें इनकी जो समय सीमा अवधि है उसको उसमें थोड़ा सा फेरबदल है, 750 के आसपास का माना। और उस और बाकी की जैसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखी उसके वैसी की वैसी उन्होंने मान ली। उसके बाद जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने उसको बीज वपन काल कह दिया। और उसके साथ साथ श्रीधर गुलेरी जी हैं और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उन्होंने इसको अपभ्रंश काल कह दिया। इस अपभ्रंश को तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहे थे। तो इस अपभ्रंश में क्या कुछ रहा, कैसा प्रभाव रहा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा अध्ययन किया। उसके बाद राहुल सांकेतन जी हैं, उन्होंने इसको एक सिद्ध सामंत काल कह दिया कि हठ योगी जो थे, जैन मुनि, कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म वाले, तो ये सारे इन लोगों को लेकर के और उन्होंने इस काल का जो नामकरण है वो अपने आप में सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा। हालांकि जैसा डॉक्टर वर्मा जी ने, रामकुमार वर्मा जी ने इसकी समय सीमा अलग रखी थी, इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी समय सीमा अलग रखी है, मिश्र बंधुओं ने इसकी समय सीमा अलग रखी है, जॉर्ज गेसन जी ने इसकी समय सीमा अलग रखी है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसकी जो समय सीमा है वो अलग रखी है। और उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो करीबन 1000 से लेकर के 1400 तक का जो समय है उसको रखा है। तो कहने का मतलब ये था कि आदिकाल जो है उस आदिकाल के अंदर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार समय सीमा रखी। अब जो अपना प्रश्न है या अपना जो बिंदु है वो है आदिकाल की परिस्थितियां। तो इस आदिकाल की परिस्थितियों को लेकर के भी थोड़ा सा और मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि जो आदिकाल की खातिर बताया जाता है कि आदिकाल एक ऐसा काल जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा, जैसा मैंने आपको नामों के बारे में बता ही दिया। इसकी सीमा अवधि के बारे में भी हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि इसकी सीमा अवधि को निश्चित किया। और उसके पश्चात बताया जाता है कि यहाँ एक विद्वान और हुए, काशी प्रसाद जायसवाल जी, उन्होंने और राहुल जी ने इसको 8वीं शताब्दी के आसपास से माना। कुछ विद्वानों ने इसको 7वीं से जोड़ा, कुछ ने इसको 8वीं से जोड़ा। हालांकि हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक विद्वान है जिनका नाम है शिव सिंह सेगर जी। तो शिव सिंह सेगर जी ने इसको 7वीं शताब्दी से रखा, और इनका मानना था कि यहाँ एक पुष्य नामक एक कवि हुए जो उन्होंने क्या कि हिंदी के प्रथम कवि कहलाए, जो पुष्य नामक जो कवि हैं। अब इनके अनुसार मानने से ये कि ये जो एक कवि हैं और वो हिंदी के प्रथम कवि कहलाए। हालांकि उनकी कोई भी रचना है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि जनश्रुति के माध्यम से, जनश्रुति अर्थात लोगों की जो बताई हुई और कई सुनी जो बातें थी, तो उन बातों के आधार पर, बताई बातों के आधार पर, और उन लोगों ने इनको एक तरह से प्रथम कवि के रूप में माना। जबकि गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, तो उन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना। उनका मानना था कि प्रथम कवि जो हैं हिंदी साहित्य के वो शालिभद्र सूरी हैं। अब कहने का मतलब किसी विषय को लेकर के उनकी जो परिभाषा, और उस परिभाषा में अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत, और इन मतों के अनुसार उन विद्वानों ने इसका अलग अलग नामकरण कर दिया। और नामकरण करने के साथ साथ इसकी जो समय अवधि है या सीमा अवधि है, एक ही बात है, तो उसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपनी इसकी जो परिभाषा है वो दे दी। तो इसके उनके अनुसार ये जो रही। अब इसके साथ साथ है जैसे जैसे परिस्थितियों का हम जिक्र करेंगे, परिस्थितियों को जैसे जैसे पढ़ेंगे, तो उन परिस्थितियों के अनुसार बताया जाता है कि ये जो नामकरण के साथ साथ विद्वानों की परिभाषा के साथ साथ आदिकाल का जो परिचय
और आदिकाल के परिचय के साथ किसी चीज के बारे में बताना, और आदिकाल का परिचय, उस परिचय के बाद अब हम लोग जो परिस्थितियों का जिक्र करेंगे। तो परिस्थितियों के अनुसार बताया जाता है कि थोड़ा सा और उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका मानना था कि 1375 तक का जो समय था वो आदिकाल का ही था, और इस दौरान जो इसे वीरगाथा काल के नाम से संबोधित कर दिया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि 1375 तक उन्होंने मानी। उसके बाद 14वीं शताब्दी शुरू हो गई, और 14वीं शताब्दी में उन्होंने विद्यापति जी को स्थान दिया। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो इस काल की रचनाओं के अंदर स्थान देते हैं। हालांकि विद्यापति अपने आप में भक्ति काल के, और मैथिली जो अपनी भाषा रही है बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने इसमें अपनी रचनाएं की। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको 14वीं शताब्दी के साथ जोड़ा, और उसके साथ साथ उसमें उनको स्थान दिया। अब और कहा जाता है कि इन परिस्थितियों के चलते सबसे पहले जो पहला बिंदु आता है वो आती है आपकी राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करें तो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बताया जाता है कि इन परिस्थितियों की जो समय सीमा है वो 8वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक की मानी गई है। और जिस तरह से बताया जाता है कि 8वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक एक तरह से ये मान के चलो कि जो भारतीय हिंदू राजा थे, उन हिंदू राजाओं आपसी फूट की वजह से कह सकते हैं हम लोग, आपसी मतभेद की वजह से कह सकते हैं, आप आपसी ईर्ष्या प्रवृत्ति को लेकर के कह सकते हैं, खुद के शौर्य साहस पराक्रम को लेकर के कह सकते हैं, या किसी ये कह सकते हैं कि नायिका को लेकर के मतभेद को लेकर के कह सकते हैं। तो ये लोग क्या है कि आपस में हमेशा ही फूट रखा करते थे। अपने भारत तो वैसे अपने आप में पूर्ण राष्ट्र है, अगर राष्ट्र का थोड़ा जिक्र नहीं करके और थोड़ा सा जिक्र करें कि राजस्थान के अंदर भी अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। अलग अलग रियासत के जो राजा थे वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ये जो राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो क्या है कि एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल किया करते थे, और इस युद्ध कौशल का जो फायदा है वो बाहरी आक्रामकताओं ने उठाया, और उन्होंने आपस की फूट से, जिस तरह से शिवाजी महाराज की जो कविता उनसे संबंधित कहा जाता है कि आपस की फूट से हिंदुस्तान टूटे, अर्थात उन्होंने बताया कि हमारी आपसी फूट के कारण ही जो हिंदुस्तान है वो को क्या है कि बाहरी आक्रामकताओं ने एक तरह से क्षत विक्षत कर दिया, अपना साम्राज्य फैला दिया। तो बताया कि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हम इसको और अच्छे से इसको प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर कि हिंदू जो राजा थे, उन हिंदू राजाओं का साम्राज्य का अंत हो रहा था, और उधर जो मुस्लिम साम्राज्य उसका उदय हो रहा था। क्योंकि भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, और वो एक तरह से बाहरी आक्रामकताओं पे आने का गलियारा, क्योंकि दक्षिणी भारत के अंदर तो समुद्र महासागर हुआ करते थे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में का रास्ता इतना सुगम नहीं था ताकि वो लोग आ सकें, किंतु ये जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र से कह सकते हैं कि उनके आने का एक मार्ग था। हालांकि हमारे एक ब्राह्मण शासक हुए दारिच, उन्होंने क्या है कि अपने उनसे लोहा लिया, लोहा लेने के बाद उनको एक तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि सेना के अभाव में और आपसी फूट के चलते, और जब उन्हें पराजय हुई तो उन्होंने क्या है कि अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, आत्मदाह करना पड़ा उनको। तो इस तरह की इस तरह की जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उदय हुआ, और धीरे धीरे बताया जाता है कि उसके बाद चाकलूस की सेना है, उन्होंने उनसे लोहा लेती रही जब वो अपने विजय मद में और आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद बताया जाता है कि जिस तरह से बाहरी आक्रामकताओं में गजनी के जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो पहले एक शासक हुए, तो उन्होंने भारत के अंदर आए, और उसके बाद जो अन्य गजनी के एक और शासक जो आए मोहम्मद गोरी, तो उन्होंने क्या है कि भारत के ऊपर आक्रमण किया,
गजनवी ने भी, कहने का मतलब 18 बार आक्रमण किया, प्रत्येक बार वो भारत को लूट करके ही लेके गया, क्षत विक्षत करता चला गया। इस तरह से जो हिंदू शासक हैं, उन हिंदू शासकों में ये कह सकते हैं कि जो गौरी से युद्ध हुआ, तो गौरी से युद्ध हुआ तो हिंदू शासकों में पृथ्वीराज चौहान है, वो अंतिम शासक के रूप में रहे। उससे पहले हर्षवर्धन है। तो इस तरह से बताया जाता है कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखा करती थी। तो इन राजनीतिक परिस्थितियों पर हम अच्छे से और प्रकाश डालेंगे, और उसके साथ साथ अपनी धार्मिक परिस्थितियां थी, धर्म का भी एक तरह से पता नहीं हो रहा था। उसके बाद जो सामाजिक परिस्थितियां थी, समाज भी एक तरह से खंडित सा हो गया था, जाति भेद मतभेदों को लेकर के टुकड़ों में बट गया था। आर्थिक परिस्थितियां भी जब ठीक ठाक नहीं थी, और साहित्यिक परिस्थितियों का भी हम लोग जिक्र करेंगे, तो ये बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो आदिकाल आदिकाल का नामकरण शुरुआती समय वीरगाथा काल, और उसकी जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, तो इसकी जो मूल मूल बातों का हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया, और कल इसके ऊपर विस्तृत रूप से और प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है।